तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम में मल्टी थ्रेडिंग की नीड को समझेंगे कि अगर मल्टी थ्रेडिंग नहीं होती तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है ना। थ्योरी की वजह हम लोग प्रैक्टिकल से समझने की कोशिश करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में आप यूज़र से इनपुट लें कोई नंबर, और उस नंबर को आप चेक करके बताएं कि वो इवन है या ऑड है। तो बहुत छोटा सा काम है, यही करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर या सिंपल नंबर, इवन ऑड की बात करते हैं तो फर्स्ट सेकंड की बात ही नहीं है। तो एक नंबर मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, इफ लगाया, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2 देन प्रिंट नंबर इज इवन, else print number is odd. Now after doing this, what I want to write one more logic in the same code. That logic is what, मुझे किसी फाइल को रीनेम करना है। मेरे लैपटॉप में कोई एक फाइल है, मुझे उसको रीनेम करना है। फॉर एग्जांपल, मेरे लैपटॉप में ई ड्राइव के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है bahubali.mp4। मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए हमें इंपोर्ट करना होगा ओएस मॉड्यूल के लिए, और ओएस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है रीनेम। और इस रीनेम फंक्शन में हम दो चीजें पास करते हैं। आप अपनी एग्जिस्टिंग फाइल का नाम बताइए विद पाथ कि वो सोर्स कहाँ पर है। तो मैंने लिखा ई के अंदर, और मेरे पास फाइल का नाम है bahubali.mp। अब आप इसका नया नाम क्या देना चाहते हैं और वो नया नाम किस पाथ पर देना चाहते हैं, वो आपको एज ए सेकेंड आर्गुमेंट डेस्टिनेशन पाथ बताना है। तो हमने सोचा ई ड्राइव के अंदर ही रखते हैं और उसका नाम bahu.mp4 कर देते हैं। तो bahubali.mp4 फाइल का नाम bahu.mp4 हो जाना चाहिए। एक छोटा सा कोड मैंने लिखा है और इस कोड में सिर्फ मैं ये दो काम कराना चाहता हूँ। पहला काम है यूजर से इनपुट लेंगे और इवन ऑड चेक कराएंगे। उसके बाद हम एक फाइल को रीनेम करने की बात करते हैं। तो मैंने एक वर्ड बोला उसके बाद, क्या ऐसा बोलना जरूरी है? तो आप ये कहना चाहते हैं पहले ये वाला लॉजिक पूरा होगा, ये वाला टास्क पूरा होगा, उसके बाद ये टास्क चलेगा? आंसर इज यस। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पाइथन कोड लिखा है वो सारा का सारा सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट होता है का मतलब है कि जो स्टेटमेंट आपने पहले लिखा है पहले वो कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगा, वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इसका मतलब हुआ पहले यूजर से नंबर आकर इवन ऑड चेक किया जाएगा, उसके बाद फिर आपका रीनेम कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक चैलेंज आएगा, वो चैलेंज क्या है उसकी बात करते हैं। मैं इस कोड को रन करा रहा हूँ, मैंने इसको रन करा दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है एंटर नंबर। अब मान लीजिए मैं अगले 10 मिनट तक नंबर एंटर नहीं करता हूँ, तो उस 10 मिनट में मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा होगा या ब्लॉक हो चुका होगा? आंसर इज आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ब्लॉक हो चुका होगा, है ना। और क्या आपके प्रोग्राम में और कोई लॉजिक था जिसको एग्जीक्यूट किया जा सके? हमने कहा मेरे प्रोग्राम में एक लॉजिक है, क्या इस फाइल को रीनेम करना। तो जिस समय मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं उस समय मेरा कोड इस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है, और इनपुट फंक्शन की वजह से मैं यूजर से इनपुट लेने की कोशिश कर रहा हूं। जब वो आ जाएगा फिर इंट फंक्शन उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, फिर वो नम नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा, तब जाके इफ वाली लाइन चलेगी। यानी अभी आपका इफ कंडीशन भी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, आप पहली लाइन पर ही आपका एग्जीक्यूशन ब्लॉक हो चुका है। क्यों? क्योंकि यूजर इनपुट अभी नहीं दे रहा है। अगर यूजर इनपुट 10 मिनट नहीं दे, 15 मिनट नहीं दे, तो इसका मतलब क्या है?
आगे के जितने और लॉजिक हैं जिनको इवन ऑड से कोई मतलब ही नहीं है, जैसे मुझे आगे प्रोग्राम में एक फाइल को रीनेम करना है, अब इस लॉजिक का इस नंबर से कोई मतलब ही नहीं है, तो इस वाले लॉजिक को आप क्यों डिले कर रहे हैं? इसका जो वेटिंग टाइम है इस लॉजिक को पूरा होने का, इसको आप क्यों बढ़ा रहे हैं? इसका जो डिले टाइम बहुत बढ़ रहा है, इसका जो वेटिंग टाइम है बढ़ रहा है। पूरी तरह से इसका वेटिंग टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पहले वाले लॉजिक पे डिपेंड कर रहा है। एक बार जाकर चेक कर लो, ऐसा तो नहीं है कहीं हमारा ये कोड चल गया हो और इस फाइल को रीनेम कर दिया गया हो। चल के देखते हैं बैकएंड में, अभी तक तो नहीं हुआ है। ठीक है, अब सिचुएशन, माना हमारा सीक्वेंशियल लॉजिक लिखा हुआ है, एक लॉजिक जब कंप्लीट होगा तब उसके बाद का लॉजिक चलेगा, तो जो कि हमें सही नजर नहीं लग रहा। ठीक है, तो दूसरा प्रॉब्लम, मान लीजिए यूजर ने नंबर दिया ही नहीं और उसने अपना नाम लिख दिया सोनू। अब जब यूजर अपना नाम सोनू लिखेगा तो इनपुट फंक्शन तो सोनू को रीड कर लेगा, लेकिन जब इंट फंक्शन से कहेंगे कि आप सोनू को कन्वर्ट करिए इंटीजर में, तो क्या हमारा ये फंक्शन जो इंट फंक्शन है सोनू को इंटीजर में कन्वर्ट कर पाएगा? आंसर इज नो। तो यहां पर इस लाइन पर क्या आ जाएगी? आपकी एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि इनपुट फंक्शन से जो वैल्यू रीड हुई है वो इंट में कन्वर्ट नहीं करी जा सकती, इसलिए आपकी वैल्यू एरर एक्सेप्शन आ जाएगी टाइप कन्वर्जन की वजह से। और हमने सीखा है हमारे पाइथन प्रोग्राम में जिस लाइन पर एक्सेप्शन आ जाती है प्रोग्राम उसी लाइन से टर्मिनेट हो जाता है। ये तो बेचारा रह गया, इसकी क्या गलती है? इसने क्या गलत किया था कि ये नहीं चल पाया? नहीं, इसकी सिर्फ इतनी गलती है कि इसको आपने इस लॉजिक के बाद लिखा हुआ है, यानी कि ये है तो अपने आप में इंडिपेंडेंट, लेकिन जिस तरह से हम लोग प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को अब तक जानते आए हैं उसकी वजह से ये डिपेंडेंट हो गया। लॉजिकली ये हमारा इंडिपेंडेंट है, बट जिस तरह से कोड लिखा गया उस तरह से आपने इसको डिपेंडेंट बना दिया और इसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी ये अपना काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उससे पहले क्या हो गया? प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो गया। देखते हैं, प्रोग्राम बंद, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर दिस एंड दिस। चल के देखते हैं बैकएंड में क्या काम हुआ, नहीं हुआ। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि मेरे प्रोग्राम में 2 लॉजिक हैं, 3 लॉजिक हैं, एक से ज्यादा लॉजिक है, तभी ऐसी बात उठेगी। अगर मेरे प्रोग्राम में एक ही लॉजिक है तो जितना टाइम लग रहा है लगने तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं ना। लेकिन जब मेरा प्रोग्राम एक से ज्यादा लॉजिक कंटेन करता है तो मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि कोई ऐसा लॉजिक जो इंडिपेंडेंट है उसका वेटिंग टाइम नहीं बढ़ना चाहिए, उसको एग्जीक्यूशन में आ जाना चाहिए। और अगर मेरा पहला लॉजिक जो सबसे पहला लॉजिक है अगर उसमें कोई एक्सेप्शन आती है तो मेरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता ये लॉजिक बंद हो, मैं चाहता हूं कि ये लॉजिक चलता रहे। भले ही ये यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाए और मैं एक्सेप्शन हैंडल नहीं करना चाहता इस लॉजिक में, फिर भी मैं चाहता हूं कि ये मेरा कोड चलता रहे। इन 2 क्वेश्चन के आंसर देने के लिए जो कॉन्सेप्ट बनाया गया उस कॉन्सेप्ट का नाम है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी, अगर आप मल्टी थ्रेडिंग सीख लेते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर तो आप हर लॉजिक जो आप अपने प्रोग्राम में लिख रहे हैं उसको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। और जब हमारा लॉजिक इंडिपेंडेंट होता है तो वो दूसरे लॉजिक पर डिपेंड नहीं रहा। अब दूसरा लॉजिक एक्सेप्शन दे या ना दे, हमारे अदर लॉजिक जो प्रोग्राम में लिखे उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा लॉजिक यूजर इनपुट के लिए वेट कर रहा है, फर्क नहीं है। अदर लॉजिक वो पैरेलली आपको चलते नजर आएंगे, तो लगेगा पैरेलल है लेकिन होता बेसिकली कॉन्करेंट, यानी टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो इस प्रॉब्लम को मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब इसको अगर हम आपको डिटेल में पढ़ें तो इस कॉन्सेप्ट को मल्टी थ्रेडिंग से पहले हमें पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट का नाम होता है मल्टी टास्किंग। तो वहां से शुरू करते हैं और फिर इस प्रोग्राम पर आकर इसको कंप्लीट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट है मल्टी टास्किंग।
मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक समय में एक से ज़्यादा आप काम कर सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, मल्टीटास्किंग बोलेंगे कि आप भी मल्टीटास्किंग है। जैसे अभी आप क्लास ले रहे हैं, तो आप जूम से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है कि आप बीच बीच में मोबाइल भी चेक कर लेते हो, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज तो नहीं आया, फेसबुक पर नई कोई पोस्ट तो नहीं आई, तो आप बीच बीच में हो सकता है अदर एक्टिविटीज भी कर रहे हो और क्लास भी ले रहे हो, तो ये तो मल्टीटास्किंग ही हमने कहा, यही तो मल्टीटास्किंग है। यानी कि आप एक समय में एक से ज्यादा काम को कर रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, मल्टीटास्किंग कहा जाता है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि आपको व्हाट्सएप का मैसेज चेक करने के लिए क्लास खत्म होने का वेट नहीं करना पड़ा। अगर मैं आपसे कहूं कि सीक्वेंशियल आप काम करिए, तो पहले आप पहले क्लास पूरी करेंगे, 7 बजे जब क्लास पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर आप मोबाइल चेक करेंगे, तो फिर आपका समय ज़्यादा नहीं हो गया मैसेज चेक करने का, मैं नहीं चाहता। तो आप क्या करेंगे, अपना अटेंशन जो क्लास में था उससे हटाकर किसको देंगे, मोबाइल को देंगे। भले ही क्लास का कॉन्सेप्ट मिस हो जाए फिर उसमें, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं क्यों, क्योंकि हम जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। अब यही चीज अगर हम प्रोग्राम पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो प्रोग्राम पे भी यही चीज हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग को जब हम जनरल वे में समझते हैं, तो इसका मतलब होता है एक समय में एक से ज्यादा काम को जब आप करते हैं, तो उसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है। इसको अचीव करने के लिए अगर हम कंप्यूटर साइंस के अंदर आ जाते हैं, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर इसको अचीव करने के लिए दो टेक्निक्स बनाई गई। एक होता है हमारा प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, दूसरा होता है हमारा थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। जो हमारा प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग है, इसको मल्टी प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है, मल्टी प्रोसेसिंग। और जो थ्रेड बेस्ड हमारा मल्टीटास्किंग है, इसको हम मल्टी थ्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं। अब हमें यह समझना है कि सर मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग बेस्ड मल्टीटास्किंग दोनों ही होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है और हमें कौन सी मल्टीटास्किंग यूज करनी चाहिए, थ्रेड बेस्ड करनी चाहिए या प्रोसेस बेस्ड यूज करनी चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम अपने सिस्टम को ही समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपसे कहा जाए ये मेरी रैम मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी या जिसको हम रैम मेमोरी कहते हैं। अब हमारा जो सीपीयू है, जो हमारे कोड का एग्जीक्यूशन फाइनली करता है, इस सीपीयू को अगर आप समझते हैं, तो ये आपसे बोलेगा कि मुझे जो भी जॉब एग्जीक्यूट करनी होती है उसको मैं रैम मेमोरी में जाके सर्च करता हूँ, मैं उसको हार्ड डिस्क में जाके सर्च नहीं करता हूँ। अब आपने जो भी अपना पाइथन का प्रोग्राम लिखा है, या आपके पास ब्राउजर का एप्लीकेशन है, या आपके पास जूम की एप्लीकेशन है, या आपके पास वीएलसी प्लेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, अभी आप उसे चला नहीं रहे हैं। जब आप लैपटॉप बूट करते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना जितनी चीजें मैंने इंस्टॉल कर रखी हैं सारी लॉन्च हो जाएंगी बूट होते ही नहीं। तो जिस सॉफ्टवेयर को आप रन कराना चाहते हैं उस पर आप डबल क्लिक करेंगे या कोई कमांड लिखेंगे, तब जाके वो रन होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप किसी सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप ब्राउजर को ओपन करते हैं, तो ब्राउजर अभी तक आपकी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल था, अब जैसे ही आप उसे यूज करना चाहते हैं वैसे ही वो हमारा कहाँ आ गया है, वैसे ही हमारा वो आ चुका है रैम के अंदर। तो ये आपका कौन आ गया, ये आपका ब्राउजर यहाँ पर आ गया। ब्राउजर का रैम में होना, ब्राउजर का हार्ड डिस्क में होना, जब ब्राउजर एक प्रोग्राम बनकर हार्ड डिस्क में, सॉफ्टवेयर बनकर आपकी हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, दैट इज प्रोग्राम, और जब आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है ब्राउजर का, तो वही रैम में रखा हुआ है, दैट इज प्रोसेस। तो अगर आपसे कहा जाए कि प्रोसेस क्या है, तो आप बोलेंगे प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। जो भी हमारे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं पहले से ही, उन सबको हम प्रोग्राम मान सकते हैं। और जब उनमें से किसी को भी हम रन कराते हैं, मान लीजिए मैं एक मूवी प्ले करना चाहता हूँ, तो मैंने मीडिया प्लेयर को लॉन्च कराया, तो मीडिया प्लेयर तो मेरे लैपटॉप में पहले से इंस्टॉल था, हार्ड डिस्क में इंस्टॉल है, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में कहीं रखा होगा, दैट इज प्रोग्राम। जब मैंने उसको क्लिक किया किसी मूवी को प्ले करने के लिए, तो मीडिया प्लेयर रैम में लोड हुआ, अब वो क्या बन गया, मेरा प्रोसेस।
इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सीपीयू प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता, क्योंकि सीपीयू जो भी फाइल फैच करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन फैच करेगा, वो रैम मेमोरी से फैच करता है, और रैम मेमोरी में वही होता है जिनको आप अभी रन करना चाहते हैं, और जिनको आप रन करना चाहते हैं उनको एक नाम दिया गया प्रोसेस। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर एक प्रोसेस है, ये दूसरा प्रोसेस हो सकता है, मान लिया आपका मीडिया प्लेयर है, ये तीसरा प्रोसेस हो सकता है, मान लो आप जूम चला रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, ये आपका चौथा प्रोसेस हो सकता है, आपने कोई डाउनलोडिंग पर लगा रखी कोई मूवी वगैरह, कोई भी चीज आपने डाउनलोडिंग पर लगा रखी है। तो इस तरह से एक साथ हमारे रैम के अंदर कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं। अब मान लो इसको मैंने कह दिया कि ये मेरा ब्राउजर वाला प्रोसेस है, और इसको मान लीजिए मैंने मान लिया कि ये मेरा वीएलसी प्लेयर है। ये मान लीजिए मैंने मान लिया यहाँ पर ये आपका कोई और प्रोसेस हो सकता है, लाइक जूम आपका चल रहा है, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका कोई डाउनलोडिंग चल रहा है, कोई मूवी आप डाउनलोड कर रहे हैं, या कोई भी आप, या एंटीवायरस आपने लगा रखा है स्कैनिंग पर, और सिस्टम स्कैन हो रहा है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये आपके चार प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। मैं इनको यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रोसेस 1, ये आपके प्रोसेस 2, और ये आपका प्रोसेस 3, और ये आपका प्रोसेस 4, ठीक है। डॉट 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 प्रोसेस एन हमारे हो सकते हैं। अब जब सीपीयू हमारा वीएलसी प्लेयर को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो मूवी मान लीजिए 2 आवर्स की है, तो 2 आवर्स तक वीएलसी प्लेयर लगातार ओपन रहेगा। तो अब सीपीयू से हमने ये पूछा कि जब आप वीएलसी प्लेयर को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उस समय आप जूम कैसे चला सकते हो, आप उस समय एंटीवायरस स्कैन कैसे कर सकते हो, आप उस समय ब्राउजर पे फेसबुक कैसे चला सकते हो, आप तो बिजी हो वीएलसी प्लेयर रन कराने के लिए, और वो 2 आवर्स तक मूवी कंटिन्यूसली आपकी चलती रहेगी। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें, तो यहाँ पर सीपीयू ये कहेगा कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या काम करना है, मुझे कोई बताएगा कि मैं किस प्रोसेस को चलाऊं और कितनी देर तक चलाऊं, और जो बताने वाला है सीपीयू को वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के आते हैं, पहला होता है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि आपने आपने मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने सीपीयू से कह दिया कि एक प्रोसेस को चलाए रखिए, कब तक, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब किसी दूसरे के पास जाना, जब वो कंप्लीट हो जाए तब किसी तीसरे के पास जाना। इसे बोलते हैं सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम अपने एक्सपीरियंस में देखें तो शायद डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा, वो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक बार आपने किसी भी काम को करने की कमांड लिख दी डॉस में, जब तक वो कमांड पूरी एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी तब तक आप दूसरी कमांड नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू से कहता है कि जब आप किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, तो उसको तब तक एग्जीक्यूट नहीं करना है जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। फिर आप क्या करिए, आप अपना कुछ टाइम उस प्रोसेस को दीजिए जिसको अभी आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उतने टाइम में अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वेल एंड गुड, नहीं होता है तो अब आप उसको छोड़ देंगे और आपको दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देना है। कौन सा होगा दूसरा प्रोसेस और कितने समय तक पहला वाला चला, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सीपीयू खुद डिसाइड नहीं करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा, और वो सीपीयू को कंट्रोल करता है कि अब इसको छोड़ दीजिए प्रोसेस को, अब दूसरे वाले पर आ जाइए। सीपीयू फिर दूसरे वाले प्रोसेस पे चला जाता है। अब दूसरे वाले प्रोसेस को भी एक टाइम तक चलाया जाता है। उतने टाइम पर अगर दूसरा प्रोसेस पूरा हो जाता है, वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर सीपीयू को किसी और प्रोसेस के पास दे दिया जाता है ताकि वो प्रोसेस स्टार्ट हो पाए, वरना उसका जो वेटिंग टाइम है बढ़ रहा होगा।
तो सबको प्रोसेस, जितने प्रोसेस हैं सबको हमारा एग्जीक्यूशन में ला दिया जाता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सर वास्तव में अगर ऐसा होता है, तो हमारे सामने ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई कि जब सीपीयू वीएलसी प्लेयर को रन कर रहा था और बैकएंड में वो जूम के पास चला गया या एंटीवायरस स्कैन करने चला गया तो मूवी रुकी नजर नहीं आई, हमारी जूम की क्लास कभी रुकी हुई नजर नहीं आई। और आप कह रहे हैं कि सीपीयू ने इस टास्क को थोड़ी देर के लिए चलाया होगा और फिर दूसरे के पास चला गया होगा। वास्तव में यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है स्पीड का। ये जो प्रोसेस हुआ, मतलब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट निकला कि सीपीयू इस प्रोसेस के पास था एक समय के लिए, वो समय के बाद फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो फिर कभी यहाँ भी तो आएगा। अब ये कंप्लीट तो नहीं हुआ है ना। तो जब सीपीयू यहाँ होता है और फिर यहाँ से जाने के बाद वापस यहाँ आता है, तो वो जो स्विचिंग होती है, वो स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि हमारा ब्रेन और हमारी आईज विजुलाइज ही नहीं कर पाते कि ये लगातार चल रहा है या बीच में स्विचिंग भी हो गई है। तो ये एक प्रोसेस टू दूसरे प्रोसेस इतनी फास्ट स्विचिंग कराई जाती है इंटरनली कि हमारे आंखों को लगता है, हमारे ब्रेन को लगता है कि ये सब पैरेलली चल रहे हैं। पैरेलली नहीं चल रहे हैं। अगर पैरेलली चलेंगे तो 4 सीपीयू चाहिए होंगे। एक सीपीयू एक प्रोसेस को चलाएगा, दूसरा सीपीयू दूसरे प्रोसेस को चलाएगा, तो इतना बड़ा लैपटॉप क्या करेंगे परचेस करके, कॉस्ट भी तो बहुत आएगी फिर उसकी, जिसमें 4 सीपीयू आएंगे हमारे। ठीक है, लेटर ऑन डुअल कोर क्वाड्स आने लगे, बट अगर हम इन जनरल बात करें तो यहाँ पर टाइम शेयरिंग यूज करी जा रही है। जब सीपीयू टाइम शेयरिंग का यूज करके मल्टीपल प्रोसेस को इस तरह से स्विचिंग करके एग्जीक्यूट करता है, इस तरह के एग्जीक्यूशन को बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है बहुत सारे प्रोसेस का कनकरेंट एग्जीक्यूशन होना। कनकरेंट का मतलब होता है टाइम शेयरिंग। तो चाहे तो आप टाइम शेयरिंग वर्ड बोलें या एक फैंसी वर्ड है कनकरेंट एग्जीक्यूशन। तो ज्यादातर लोग कनकरेंट एग्जीक्यूशन वर्ड या कॉन्करेंसी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है हमारे बहुत सारे प्रोसेस का टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट यूज करके एग्जीक्यूशन होना। इससे क्या होता है, वेटिंग टाइम अदर प्रोसेस का नहीं बढ़ता, क्योंकि हर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में ला दिया जाता है। अब सपोज करो हमारा सीपीयू इस प्रोसेस को चला रहा था, अब ये प्रोसेस इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ये टर्मिनेट हो गया, तो क्या सीपीयू वीएलसी प्लेयर को चलाना बंद कर देगा, एंटीवायरस को स्कैन करना बंद कर देगा? मैंने कहा नहीं, सब इंडिपेंडेंट है। अगर इंटरनेट कनेक्शन ना होने की वजह से हमारी जूम की क्लास रुक गई है तो वीएलसी प्लेयर अभी भी चल रहा है, एंटीवायरस अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? इसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग। कौन सी वाली? प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या जरूरत पड़ी फिर थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग की। तो ये सीपीयू इन सारे प्रोसेस को एक साथ चलाएगा और वो हमारा कहलाएगा मल्टी प्रोसेसिंग वाला कॉन्सेप्ट। अब इमेजिन करते हैं सिचुएशन क्या है। इस ब्राउजर को बाहर निकाल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें थ्रेड के अंदर एंटर करना है। अगर इस ब्राउजर को मैं अलग से समझूं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इमेजिन करिए ये जो ब्राउजर है, इससे आप अभी फेसबुक चला रहे थे, इससे आप अभी फेसबुक चला रहे थे। अब आप इसी ब्राउजर पे, दूसरा ब्राउजर नहीं खोलना है, इसी ब्राउजर पे आप चाहते हैं कि YouTube चलाएंगे, आपको YouTube चलाना है इसी ब्राउजर पे, तो कैसे चलाएंगे? तो नया टैब ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे टैब पर और नया टैब ओपन हो जाए, प्लस जो प्लस का आइकन आता है ब्राउजर पे उस पर क्लिक करेंगे, नया टैब खुल जाएगा, यूट्यूब चल जाएगा। उसके बाद फिर आपका मन हुआ कि चलो मेल चेक कर लेते हैं, कहीं से कोई जॉब की ओपनिंग आई होगी, एक बार चेक कर लेते हैं जीमेल, या कोई भी मेल आपने चेक करना। तो अब आपने क्या करा, नया ब्राउजर नहीं खोला, जो ब्राउजर चल रहा था उसमें नया टैब खोल लिया। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये जो 3 टैब आपने खोले हैं, ये 3 अलग प्रोसेस बनेंगे, क्योंकि अगर ये 3 अलग प्रोसेस बनेंगे तो रैम के अंदर लोड होंगे और सीपीयू को
इनकी शेड्यूलिंग करी जाएगी कि सीपीयू ये 3 काम और आ गए आपके लिए, इनको भी टाइम शेयर करके रन करवाओ। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका ब्राउजर प्रोसेस चल रहा था। मान लो ये क्रोम ब्राउजर है, ठीक है, मैंने अलग से कोई मोज़िला नहीं खोला, अलग से मैंने कोई माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं खोला, उसी क्रोम पर मैंने टैब ओपन करके ये मैंने 3 अलग अलग एप्लीकेशन, 3 अलग अलग वेबसाइट मैंने ओपन करी। इंटरनली जब ये तीनों वेबसाइट का एग्जीक्यूशन होगा तो वो टाइम जो सीपीयू का इस ब्राउजर को दिया गया था, इस प्रोसेस को दिया गया था, उस टाइम के ही हमारे टुकड़े कर दिए जाएंगे। उस टाइम को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। फेसबुक के लिए मिलेगा कुछ यूट्यूब के लिए मिलेगा, कुछ आपका जीमेल के लिए मिलेगा। अलग से बराबर बराबर टाइम इनको प्रोसेस का नहीं मिलेगा। जैसे P2 को मिल रहा है, P3 को मिल रहा है, उतना टाइम इन तीनों को नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर ये जो एक प्रोसेस ऑलरेडी हमारा लोड था रैम के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर 3 नए टैब ओपन हो गए। इससे क्या हुआ, उस प्रोसेस का टाइम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। और ये तीनों प्रोसेस कैसे हैं, फिर इंडिपेंडेंट हैं। अगर मान लीजिए आपका YouTube आप क्लोज कर देते हैं या किसी वजह से YouTube वाला जो आपका एप्लीकेशन है वो नहीं चल रहा है, तो फेसबुक को उससे फर्क नहीं पड़ता है, जीमेल वाले टैब को उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये तीनों टैब कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट टैब हमारे यहाँ पर होते हैं। तो ये जो 3 टैब है ना, इन 3 टैब का भी तो एग्जीक्यूशन मल्टीटास्किंग की तरह ही हो रहा है। जब सीपीयू का समय इसको दिया जाता है, उस समय को कनकरेंटली 3 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। उतने ही समय में सीपीयू कभी इसको चलाएगा, कभी इसको चलाएगा, कभी इसको चलाएगा, कभी इसको चलाएगा। समय उतना ही रखेंगे, उतनी समय में फिर से कंकरेंसी कर दी जाएगी, उस समय को फिर से टाइम शेयर कर दिया जाएगा इन तीनों के लिए। और ये तीनों फिर हमारे कैसे चलेंगे, कंकरेंटली चलेंगे, सीक्वेंशियली नहीं चलेंगे, कंकरेंटली। कभी फेसबुक को मिलेगा टाइम, कभी यूट्यूब को मिलेगा, कभी इसे मिलेगा, कभी इसे मिलेगा। प्रोसेस के अंदर मल्टीटास्किंग जब आप करते हैं, प्रोसेस के अंदर जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं, ऐसी मल्टीटास्किंग को अचीव करने के लिए थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग अचीव करी जाती है। तो इंटरनली जब ये हमारी एप्लीकेशन बनाई गई होगी और जो हमारा ये टैब बनाए गए होंगे, जैसे ही आप टैब ओपन करते हैं, बैकएंड में एक थ्रेड क्रिएट हो जाती होगी, वो थ्रेड हमारा टैब को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसी तरह से आपने जब तीसरा टैब ओपन करा तो बैकएंड में तीसरी थ्रेड बन गई। और ये जो थ्रेड बनी अब 3, ये 3 थ्रेड किसके अंदर बनी है, प्रोसेस के अंदर बनी है। और प्रोसेस के अंदर ये थ्रेड क्या कर रही हैं, उस प्रोसेस के 3 पार्ट का कंकरेंट एग्जीक्यूशन कर रही हैं। प्रोसेस के 3 पार्ट का कंकरेंट एग्जीक्यूशन कर रही हैं। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मल्टी थ्रेडिंग। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग में क्या डिफरेंस हुआ, ये ग्राफिक्स ब्रेन के अंदर लेकर आइएगा, आंसर देने में आसानी होगी। मल्टी प्रोसेसिंग ओएस लेवल का कॉन्सेप्ट है। एट ओएस लेवल मल्टी प्रोसेसिंग इज अप्लाइड within a process. If we need to achieve the same, then it is known as multi-threading. तो multitasking within a process is known as multi-threading. Multitasking at OS level is known as multi-processing. ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोसेस बेस्ड और थ्रेड बेस्ड कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब जो मैंने इनिशियली आपको प्रोग्राम दिखाया, जिस प्रोग्राम में मैंने नीड क्रिएट करी कि अगर मैं 2 काम एक साथ कर रहा हूं तो पहला काम अगर मेरा रुक जाता है तो दूसरा काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर कंकरेंसी नहीं है, वहां पर हमारा सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रहा है। अब उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं इस पिक्चर में एडजस्ट करता हूं कि वो प्रोग्राम इस पिक्चर में अगर लाया जाए तो कहां और किस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है। तो जब आप अपने पाइथन प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पाइथन प्रोग्राम को रन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, पाइथन इंटरप्रेटर। तो जब आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो रैम के अंदर जब आता है तो एक प्रोसेस बनकर ही आता है। यानी कि जो आपका पाइथन इंटरप्रेटर होगा,
जब ये हमारा रन होगा तो इसको एक प्रोसेस बनाया जाएगा, ठीक है, तो ये एक प्रोसेस बनेगा। आप सोचिए, यानी कि हमारा सीपीयू क्या कर रहा है, हमारे इंटरप्रेटर को एग्जीक्यूट कर रहा है। हमारे सीपीयू ने इंटरप्रेटर को मान लो एक समय दिया टी, उस टी समय के लिए इंटरप्रेटर हमारे सीपीयू का यूज करेगा। अब इंटरप्रेटर उस टी समय में क्या करवाएगा वो इंटरप्रेटर जाने। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने सीपीयू का टी टाइम मान लो इसके लिए दे दिया। अब उस टी टाइम में आपका इंटरप्रेटर क्या करेगा, जो प्रोग्राम आप रन कराना चाहते हैं उस प्रोग्राम को रन करेगा, ठीक है। अब अपने वाले प्रोग्राम पर आते हैं, जो प्रोग्राम आपने अभी लिखा हुआ, जो टी टाइम मिला हुआ है, उस टी टाइम में हमारा सीपीयू इस प्रोसेसर के पास है और ये इंटरप्रेटर प्रोसेस क्या कर रहा है, इस प्रोग्राम को रन करा रहा है और इस प्रोग्राम की इस लाइन पर जाके अटक गया। अब सोचो वो टी समय बचा हुआ है अभी, वो टी का एक छोटा हिस्सा है जो इस लाइन पर अभी हमारा यूज हुआ था, लेकिन बाकी हिस्सा जो टी का है वो वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आगे का कोड चल ही नहीं रहा है ना। कोई बात नहीं, अब सीपीयू इस पर आ गया, वीएलसी प्लेयर पर आ गया, जूम पर आ गया, एंटीवायरस पर आ गया, घूम फिर कर वापस हमारे इंटरप्रेटर के पास आया कि इंटरप्रेटर आपका नंबर आ गया, करो अपना काम। अब इंटरप्रेटर करे क्या, क्योंकि इंटरप्रेटर का जो टी समय दोबारा मिला है अब फिर से वेस्ट हो गया, क्योंकि हमारा प्रोग्राम अभी यहीं पर अटका हुआ है। किसकी वजह से? यूजर की वजह से, वो इनपुट दे ही नहीं रहा है। टी समय खत्म हो गया, वापस सीपीयू किसी और के पास चला गया। उसके बाद फिर सीपीयू ने अपना टी समय हमारे इंटरप्रेटर को दिया। क्या करे इंटरप्रेटर बेचारा, जो बार बार टी समय इंटरप्रेटर को मिल रहा है वो सारा का सारा बेकार किया जा रहा है। क्या करें, समय को कैसे यूटिलाइज करें? सीपीयू का समय मिलना बहुत मुश्किल होता है सिस्टम के अंदर, और हमें मिल रहा है और हम बेकार कर रहे हैं उसके लिए। इसको कैसे यूटिलाइज करें? तो इंटरप्रेटर से कहा, इंटरप्रेटर आप क्या करो, आपको हमने जो प्रोग्राम दिया है उस प्रोग्राम के पार्ट्स कर दो। पार्ट्स मतलब हमारे प्रोग्राम में थ्रेड्स क्रिएट कर दो, और अगर इस इंटरप्रेटर के अंदर थ्रेड्स बन जाएं, जैसे यहाँ पर ये 3 थ्रेड बन गई, फेसबुक टैब अलग हो गया, यूट्यूब टैब अलग हो गया, जीमेल टैब अलग हो गया, इसी तरह से हम इंटरप्रेटर से कहेंगे इंटरप्रेटर आपको जो टी समय मिले उस टी समय को आप फर्दर 2 3 4 5 8 10 एन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो। वो जो अलग अलग पार्ट होंगे इंटरप्रेटर के, उन पार्ट्स को ही क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? थ्रेड। An independent part of this interpreter is known as thread. जब हम t समय इंटरप्रेटर को देंगे तो इंटरप्रेटर उस t समय को फर्दर n पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और उन सारे पार्ट्स में जो ब्लॉक हो रहा है वो ब्लॉक होता रहेगा। बाकी जो n-1 पार्ट हैं वो तो अपना चलते रहेंगे, ठीक है। यही हम यहाँ पर करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? अब ये हमें कोड में इंप्लीमेंट करना है कि कैसे हम अपने प्रोग्राम में थ्रेड बनाएं, कैसे हम थ्रेड को फिर एग्जीक्यूट कराएंगे, इसकी बात करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करते हैं। अब इस प्रोग्राम को हमें थ्रेडिंग के थ्रू समझना है, थ्रेडिंग के थ्रू बनाना है। तो सबसे पहले इंटरप्रेटर के अंदर हमें चलना होगा और थोड़ा सा और इंटरप्रेटर को समझना होगा। तो इस बार इंटरप्रेटर को अलग से ड्रॉ करते हैं। ये हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है, जो कि एज ए प्रोसेस रैम मेमोरी के अंदर आता है। इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली हमसे नहीं पूछेगा, पहले दिन से, जिस दिन हमने हेलो प्रोग्राम प्रिंट कराया उस दिन से लेकर आगे तक भी, जब तक पाइथन हमारा इंटरप्रेटर से एग्जीक्यूट होती रहेगी, एक काम अपने आप करता है। और वो क्या होता है? वो होता है एक थ्रेड क्रिएट करना। यानी कि एक थ्रेड बनेगी और उस थ्रेड का नाम होगा मेन थ्रेड। आप ऐसे मान लो इंटरप्रेटर ने एक पीस बना लिया, एक पार्ट बना लिया, और उस पार्ट का नाम है मेन थ्रेड। और ये जो मेन थ्रेड है, इस मेन थ्रेड से कहा कि आप क्या करेंगे, आप जितने भी प्रोग्रामर ने स्टेटमेंट्स लिखे हैं उन सारे स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन करेंगे। यानी कि जो मेन थ्रेड है इसका काम क्या है? इसका काम है जितने स्टेटमेंट मैंने प्रोग्राम में लिखे हैं
उन सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना, या हम शॉर्ट में कह सकते हैं हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बाय डिफॉल्ट कौन कर रहा है, मेन थ्रेड कर रही है। अब अगर मैं किसी तरह से अपने इंटरप्रेटर के अंदर एक थ्रेड और बना दूं तो वो क्या करेगा, इंटरप्रेटर अपने समय को उन दोनों थ्रेड में दे देगा, मेन थ्रेड में भी दे देगा और जो आपने बनाई है उसमें भी दे देगा। कैसे, अब कोड में आके समझते हैं। तो कोड में जब भी मुझे थ्रेड बनानी होगी तो उसके लिए सबसे पहला काम होगा एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना जिसका नाम है थ्रेडिंग मॉड्यूल। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट, आप चाहें तो एस्ट्रिक कर लें, ठीक है। इसका मतलब है थ्रेडिंग मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, वो सब मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं बस ये चेक करना चाहता हूँ कि जितना कोड मैं लिखता हूँ इंक्लूडिंग दिस लाइन, ये सारा का सारा कोड एक मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करती है, ये सारा का सारा कोड एक मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करती है। तो इस बात को पता करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर एक फंक्शन है जिसका नाम है करंट अंडरस्कोर थ्रेड। इससे क्या आएगा, जो भी थ्रेड मेरे प्रोग्राम को चला रही है वो थ्रेड का रेफरेंस मेरे पास आ जाएगा और उस थ्रेड पर एक मेथड कॉल करके आप उससे उसका नाम पूछ सकते हैं, t.getName, हमारा मेन थ्रेड। तो मेन थ्रेड हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कर रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या चाहेंगे, अब हम यहाँ पर ये चाहेंगे कि आप अपनी प्रोग्राम में अपनी और थ्रेड बना लें जो ये दो काम करेंगे। देखते हैं कैसे करें। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसको मैं हटा दे रहा हूं। सबसे पहला काम होगा जो भी आप किसी भी थ्रेड से काम करवाएंगे उसको एक फंक्शन में लिखेंगे। तो आप एक फंक्शन बनाएंगे पहले, मान लो इस फंक्शन का नाम कर दिया मैंने चेक, और इस चेक फंक्शन के अंदर मैंने ये पूरा कोड लिख दिया। अभी जब एक बार लिख जाएगा तो आसान लगेगा। तो मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर ये कोड लिख दिया। एक इसको इंपोर्ट मैं बाहर कर लेता हूँ, हम चाहें तो इंपोर्ट फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं लेकिन बेटर अप्रोच नहीं है। एक फंक्शन और बनाया और इसका नाम कर दिया मान लो चेंज नेम, और इसके अंदर ये कोड लिख दिया। मेरे प्रोग्राम में दो फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर लॉजिक है इवन ऑड चेक करना, दूसरे फंक्शन में लॉजिक है फाइल को रीनेम करना। अब मैं चाहता हूं मेरे प्रोग्राम में दो नई थ्रेड बने, मेन थ्रेड के अलावा दो नई थ्रेड बने। पहली थ्रेड इस काम को करे, दूसरी थ्रेड इस काम को करे। फायदा यह है जब कोई भी लॉजिक थ्रेड एग्जीक्यूट करती है तो हमारे प्रोग्राम की अदर थ्रेड जितनी भी हैं वो इंडिपेंडेंटली हमारा कनकरेंट में एग्जीक्यूशन में आ रही होंगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक थ्रेड चल रही है और वो रुक गई तो पूरा प्रोग्राम रुक जाएगा, नहीं, वो थ्रेड रुकेगी, बाकी प्रोग्राम में जितनी और थ्रेड हैं वो चलती रहेंगी। फिर सुनिए, अगर मैं इन दो लॉजिक को दो अलग थ्रेड से रन करता हूं तो जब इस लाइन पर यूजर इनपुट का इंतजार किया जाएगा तो सिर्फ वो थ्रेड इंतजार में होगी जो इस कोड को चला रही है, लेकिन वो थ्रेड जो इस कोड को चलाएगी वो अपना एग्जीक्यूशन करेगी और आप जाकर देखेंगे बैकएंड में आपका नाम चेंज हो चुका है। भले ही यूजर से नंबर नहीं आया लेकिन काम आपका बैकएंड में हो चुका है। देखते हैं तो अब क्या करना है, मुझे थ्रेड क्रिएट करनी है। कैसे करते हैं, तो पाइथन में थ्रेड नाम की एक क्लास होती है, आपको थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जितनी थ्रेड बनानी है, कितनी बनाए, जितने इंडिपेंडेंट लॉजिक आपको लिखने हैं प्रोग्राम में उतनी आप थ्रेड बनाते हैं। तो अभी मेरे पास दो इंडिपेंडेंट लॉजिक हैं तो दो थ्रेड बनाइए। कैसे बनेगी, हर थ्रेड एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो मैंने t1 नाम की थ्रेड बना दी और यहाँ लिख दिया t1 इक्वल टू थ्रेड। और ये जो थ्रेड बन रही है, अब इस थ्रेड से आप क्या काम करवाएंगे, इसको कैसे पता चलेगा क्या काम करे। ये दो दो काम है ना, ये भी है और ये भी है। तो यहाँ पर एक आर्गुमेंट होगा टारगेट,
और टारगेट जो आर्गुमेंट है उसके थ्रू हम बताएंगे उस फंक्शन का नाम जो इस थ्रेड का हमारा टास्क होगा कि क्या ये काम करेगी। मान लो T1 थ्रेड से मैंने कहा आपको चेक फंक्शन चलाना है, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे चेक, CHECK। कॉल नहीं करना है, सिर्फ फंक्शन का नाम बताना है। अब एक थ्रेड और बनाई मैंने T2, और इस T2 थ्रेड से कहा कि आपको ये वाला काम करना है, चेंज नेम वाला, तो यहां लिख दिया टारगेट इक्वल टू चेंज नेम। अब जब हम प्रोग्राम में थ्रेड को क्रिएट करते हैं तो उस समय उनको बताते हैं कि वो थ्रेड क्या काम करेगी, यहां पे बता दिया क्या काम करेगी। लेकिन कोई भी थ्रेड का एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर तब करता है जब आप उस थ्रेड को क्रिएट करने के बाद स्टार्ट करते हैं। तो जितनी थ्रेड आपने बनाई हैं अब आप उनको स्टार्ट करेंगे, तो लिखा मैंने T1 डॉट स्टार्ट, फिर लिख दिया T2 डॉट स्टार्ट। अगर इस पूरे प्रोग्राम को मैं ऑब्जर्व करूं तो इस पूरे प्रोग्राम में मेरे पास 3 थ्रेड हैं। पहली मेन थ्रेड जो इंटरप्रेटर ने बनाई होगी, मेन थ्रेड हमारा जितने भी हमारे स्टेटमेंट हैं जो टॉप लेवल पर लिखे हैं डिफॉल्ट स्टेटमेंट उनको चलाएगी। जैसे इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना मेन थ्रेड का काम है, इसको इंपोर्ट करना मेन थ्रेड का काम है, लेकिन ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना मेन थ्रेड का काम नहीं है, क्योंकि वो काम किसका है, T1 थ्रेड का। इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना किसका काम है, T2 थ्रेड का। लेकिन T1 थ्रेड बनाना, T2 थ्रेड बनाना, ये काम किसका है, हमने कहा ये काम मेन थ्रेड का ही है ना। तो मेन थ्रेड ही T1 थ्रेड बना रही है, मेन थ्रेड ही T2 थ्रेड बना रही है, और उसके बाद मेन थ्रेड ही T1 को स्टार्ट कर रही है, मेन थ्रेड ही T2 को स्टार्ट कर रही है। अब समझते हैं स्लो मोशन में एग्जीक्यूशन। जब T1 थ्रेड स्टार्ट होगी तो T1 थ्रेड अपना टास्क एग्जीक्यूट करेगी, कौन सा वाला, चेक। और जैसे ये चेक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वैसे ही यूजर से इनपुट लेने के लिए पूछा जाएगा। अब यूजर इनपुट नहीं देगा, टाइम वेट हमारा वेस्ट हो रहा है। अब इंटरप्रेटर चेक करेगा कि जितना टाइम सीपीयू ने मुझे दिया है अभी उसमें कुछ समय बचा हुआ है, क्यों ना मैं इस प्रोग्राम में जो और थ्रेड हैं उनको चला दूं, है ना। ऐसा होगा और हमारा इस वाली स्टेटमेंट को चला दिया जाएगा और T2 थ्रेड स्टार्ट हमारी हो जाएगी। और T2 थ्रेड क्या करेगी, हमारा T2 थ्रेड अपना काम कर देगी। ठीक है, अब T2 थ्रेड का काम पूरा हो गया तो T2 थ्रेड मेमोरी से टर्मिनेट हो जाएगी। अब ले देकर प्रोग्राम में क्या बचा हमारा, एक मेन थ्रेड बची और एक आपकी जो T1 थ्रेड थी जो चेक वाला काम कर रही थी वो बची। अब मेन थ्रेड क्या बोलेगी, मैं भी टर्मिनेट हो जाती हूँ, मेरा काम तो कुछ बचा ही नहीं। अब ले देकर सिर्फ कौन रहेगी हमारी, अब T1 थ्रेड बची। अब T1 थ्रेड का काम क्या है, T1 थ्रेड का काम है यहाँ पर जो चेक फंक्शन है इसको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, अब ये जो चेक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है ये तो यूजर इनपुट के लिए अभी वेट कर रहा है। अब यहाँ पर इंटरप्रेटर कुछ नहीं करेगा, अब T1 के लिए अपना सारा समय देता रहेगा। अगर आपने और कोई काम है और थ्रेड है तो आप करवा सकते हो। देखें एक बार, एंटर नंबर, तो मैंने नंबर यहाँ पर नहीं दिया, तो क्या लगता है आपको, बैकएंड में जाकर देखो तो फाइल रीनेम हो गई, हमने कहा हो गई, देखो जाके रीनेम हो गई। देखते हैं, ये देखो समझ में आ रहा है मल्टी थ्रेडिंग का पावर, क्या पावर है मल्टी थ्रेडिंग का। इंडिपेंडेंट लॉजिक को अगर आप अपने एक ही कोड में लिखना चाहते हैं तो आप थ्रेड के थ्रू कराइए, बेटर होगा। अब आप चाहे